वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 1000 MCQ सीरीज़ और उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज उनसे आगे कंटिन्यू करेंगे और ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं। 500 MCQ जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो करंट अफेयर के हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं, इनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए एग्जाम से पहले। और इसके साथ ही अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीसैट की भी साथ में और जीएस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के साथ, तो आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी भी आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और सीसैट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, आपके क्वालिफाई होने की ज़रूरत है उसमें, तो उसके लिए आपने अलग से अगर प्रिपरेशन नहीं करी तो 5 अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस करके सीसैट भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो जीएस प्लस सीसैट की तो तैयारी होगी ही, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के लिए लास्ट टाइम बहुत बेहतर साबित होगा कि शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और डेली टारगेट वाइज हैं, तो आप शॉर्ट नोट क्लासेस के साथ अगर कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जीएस वाला भी पोर्शन। और मंथली करंट अफेयर जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है वहाँ से आपको करंट अफेयर, मिसलिनियस, पापा वीडियो, इन सबको ज़रूर देख लेना। इसके साथ साथ साइंस, इन्वायरमेंट और जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कम समय में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो उनको भी कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, जीआईसी, बीईओ या अपकमिंग और भी वैकेंसीज हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको प्रैक्टिस बैच और उसके साथ साथ आपका कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट को और उनकी जो 50 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव रैंकिंग मिलेगी, हर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे हर प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगा और सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। तो आप एसआई का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मात्र इतने रुपये में और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा है। तो करना क्या है, जब ऐप डाउनलोड कीजिए फ्री वीकली टेस्ट वाले सेक्शन पे भी एक बार चेक कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कोर्स परचेज कीजिए ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है अप्लाई कीजिएगा, 80 to 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड जानकारी जरूरी थी, आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, हमारे सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द यूनिट ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इज मास पर एरिया। तो जैव संख्या का जो पिरामिड होता है इसका मात्रक क्या है? द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल है, पिरामिड ऑफ नंबर है। सेकेंड है जैव भार पिरामिड का जो मात्रक है वो वैयक्तिक प्रति क्षेत्रफल होता है, पिरामिड इज इंडिविजुअल पर एरिया होता है। जैव ऊर्जा पिरामिड का मात्रक क्या है? किलो जूल पर हेक्टेयर है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज जो यूनिट होता है वो कितना होता है? किलो जूल पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। अब बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जैव संख्या है, ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर होता है, इसकी जो यूनिट है वो मास पर एरिया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखते हैं जैव भार का जो पिरामिड है, मतलब बायोमास का जो पिरामिड है उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल, इंडिविजुअल पर एरिया। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या है? जो जैव ऊर्जा पिरामिड का मात्रक है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी का यूनिट है वो क्या हो जाएगा? किलो जूल पर हेक्टेयर पर ईयर। क्या हो जाएगा? किलो जूल पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया हमें? किलो जूल पर हेक्टेयर और पर ईयर सही दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या स्टेटमेंट है? तीनों स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे। रासायनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग और जीवाश्म ईंधन के दहन से मृदा और वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमें दिया गया। नेक्स्ट है रॉकेट, जेट और मिसाइल द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। थर्ड है वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसे कारक नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है? जो रासायनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का अत्यधिक अगर हम उपयोग करेंगे और जीवाश्म ईंधन का दहन करेंगे तो इससे जो सॉइल होती है और जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं
उनकी सांद्रता, उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एमिटेड बाय रॉकेट जेट्स एंड मिसाइल। तो रॉकेट जेट और मिसाइल होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी डू नॉट अफेक्ट द नाइट्रोजन साइकिल। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये सभी फैक्टर जो है नाइट्रोजन साइकिल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सही चक्र का चयन करें। तो मतलब डिनाइट्रिफिकेशन के बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, नाइट्रेट, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, फिर नाइट्राइट, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो ये हमें एक करेक्ट जो डिनाइट्रिफिकेशन की साइकिल है, प्रोसेस है, उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, देख करके बताइए कौन सा करेक्ट होगा। चलिए मैं बताती हूँ इसका सही उत्तर हम कैसे जानेंगे। तो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, सबसे पहले तो यही समझिए, जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट को हम फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, बाकी ये दो ऑप्शन तो आपके सामने हट गए। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए देखिए, हमारे पास जो दो ऑप्शन हैं उनमें से देखेंगे कौन से करेक्ट होने वाले हैं। विनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जल भराव और गैस ऑक्सीकरण स्थितियों में विनाइट्रीकरण जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे इसमें स्यूडोमोनास का बहुत बड़ा रोल है। ये जीवाणु नाइट्रेट को पहले क्या करेंगे, नाइट्रेट को नाइट्राइट में ब्रेक करेंगे, देन नाइट्रेट को, जो नाइट्राइट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज होता है, देन नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब याद रहेगा डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, हमें सबसे पहले याद रखना है कि नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन गैस में जो परिवर्तन है वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए स्यूडोमोनास एक बहुत बढ़िया जो डीनाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया है उसको हम याद रखते हैं। यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रेट से नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड, देन नाइट्रोजन गैस। आपको नाइट्रेट और नाइट्रोजन गैस तो याद ही रहेगा, क्योंकि इससे परिवर्तन होगा तभी तो बनेगा। नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, बस ये तीन चीज़ें याद करनी है और याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 34th क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नील हरित शैवाल जल भराव और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। Which of the following blue-green algae are responsible for waterlogging and nitrogen fixation in aquatic ecosystem? फर्स्ट है एनाबीना, सेकंड है ग्लायोट्राइका, थर्ड है क्लेबेसिला और फोर्थ है राइवुलेरिया। ठीक है, इनमें से बताना है तो कौन से नील हरित शैवाल जल भराव और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा होगा। तो एनाबीना याद रखिएगा, ग्लायोट्राइकिया भी है वो भी याद रखेंगे, फोर्थ राइवुलेरिया है इसको भी याद रखेंगे, और ये हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करते हैं, अगर उन जीवाणुओं की, उन बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें आपको किसको किसको याद रखना है, एजिटोबैक्टर। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, इनको याद कर लेंगे। एजिटोबैक्टर को याद रखेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम है, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, इसके अलावा आपको राइजोबियम भी याद रखना है, राइजोबियम। नेक्स्ट है राइजोबियम के बाद आपको क्लोरोबियम भी याद रखना है, क्लोरोबियम। इसी तरह रोडोस्पिरिलम है और क्लेबेसिएला है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। लेकिन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसमें आपको याद रखना है नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना। ठीक है, ओलोसिरा है, ओलोसिरा है। इसके अलावा ओलोसिरा के अलावा जो आपको याद रखना है ओलोसिरा, ठीक है, ये हो गया ओलोसिरा। ठीक है, इसके अलावा जो याद रखना है ग्लायोट्राइकिया, ये आपको दिया गया है। ग्लायोट्राइकिया के अलावा नेक्स्ट याद रखिएगा कैलोथ्रिक्स, कैलोथ्रिक्स। ठीक है, और राइवुलेरिया आपको दिया गया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट जब बैक्टीरिया पूछा जाएगा तो एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, क्लोरोबियम, ये सारे नाम याद रखने हैं। क्लेबेसिएला, इस और रोडोस्पिरिलम, इनके नाम याद रखेंगे। लेकिन जब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो नॉस्टॉक एनाबीना, फिर एलोसीरा है, एलोसीरा के अलावा ग्लायोट्राइकिया है, कैलोथ्रिक्स है, राइवुलेरिया है। ये सारे एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी के हैं।
देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 35वां क्वेश्चन देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन निम्नलिखित में से किन सदस्यों से बनी एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से बताना है किसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इन चारों के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन सभी के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अक्टूबर 2022 को भारत के निम्नलिखित समुद्र तटों में किन्हें ब्लू फ्लैग की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था? अभी लेटेस्ट भी आपको याद रखना है और आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। कोवलम है तमिलनाडु का, ईडन है पुदुचेरी का, कदमत बीच है और मिनिकॉय थुंडी बीच है। इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सारे के सारे इसमें ऐड हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें एरिया वाइज क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। आज की क्लास में ही आपने पढ़ा है जो भी रामसर साइट्स हैं। इसमें समन पक्षी अभ्यारण्य है मैनपुरी में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में, सरसई नावर झील इटावा में है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे से इनको तैयार रखिएगा, क्रोनोलॉजी या ऐसे ही क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। इसमें अगर सबसे कम अगर हम एरिया की बात करें वो किसका है, वो सरसई नावर झील जो है इटावा में 16.13 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे कम इसी का है, लास्ट में यही हो जाएगा 4th। और ये हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है, 2 हम हटा लेंगे। सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य का 79.94, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है ये। तो समसपुर सबसे पहले होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड में ये ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें जो हमारा सबसे पहले है वो समसपुर है, समसपुर के बाद हमें याद रखना है दूसरा जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो समन पक्षी अभ्यारण्य का है, 3rd सांडी पक्षी अभ्यारण्य है और 4th सरसई नावर है। इसको क्या करेंगे हम लोग, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है। और सेकंड है बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल। तो यूपी के रामसर साइट्स में भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर डी है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। सबसे छोटा रामसर स्थल अगर यूपी में बात करें तो वो कौन सा है, वो नवाबगंज है, ठीक है। यूपी का सबसे छोटा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है, उन्नाव में है। गलत पूछा गया था ना। तो देखिए अब इसमें बुलंदशहर जो है, बुलंदशहर में स्थित है ऊपरी गंगा नदी क्षेत्रफल, जो कि यूपी का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो ये दोनों सही दिए गए थे, क्योंकि हमसे गलत पूछा था, इसलिए ना तो पहला सही ना तो दूसरा, ठीक है। 39 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से किन राज्यों के रामसर स्थलों की कुल संख्या यूपी के रामसर स्थलों की संख्या के बराबर है? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, आप सभी को पता है, यहाँ पर 20 हो गई है संख्या, ठीक है। उड़ीसा, एमपी और गुजरात, उड़ीसा और पंजाब और तमिलनाडु, क्योंकि यूपी में कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। और 10 किस में होंगे वो भी हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में 6 हैं और एमपी में 4 हैं, इनको मिला लेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर कोई नए ऐड हुए हैं तो मैं भी देख करके इसको क्लियर करके अगली क्लास में कवर कर दूँगी। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है उड़ीसा में 6 हैं और एमपी में 4 हैं, तो टोटल यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 हैं, यूपी में 10 हैं, याद रखिएगा। राजस्थान में कितने हो गए, अभी 2 नए ऐड हुए हैं, जो कि खीचन है फलोदी और मैनार वेटलैंड, जो कि उदयपुर में है। तो खीचन कहाँ है, फलोदी में है, और जो मैनार है वो उदयपुर में, ये 2 नए ऐड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20, सेकंड नंबर पे यूपी है, जहाँ पर आप देखेंगे 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 40वें प्रश्न पर नीचे दी गई आहार श्रृंखला को हमें सही क्रम में सजाना है, जिसमें मेढक, कीट और इसके अलावा क्या दिया गया है, सांप और बाज दिए गए हैं। चलिए इनको हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो सारे ऑप्शन दिए गए, सबसे पहले इनको देखिए कि क्या हो सकता है। एक फूड चेन हमें बतानी है। सबसे पहले ग्रास है, ठीक है, घास है। घास को क्या खाएगा, घास को कोई जो कीट पतंगे हैं वो खाते हैं। तो घास के बाद सबसे पहले कीट आते हैं, कीट, ठीक है। कीट को क्या खाएगा, मेढक,
मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो यही हमारा सही अरेंजमेंट है। सबसे पहले इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। ठीक है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछिएगा, अगली क्लास में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन्हें आप सॉल्व करके या फिर आप अपना प्रैक्टिस बैच जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और कम समय में अच्छे ढंग से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।